साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपके समक्ष मृदुला गर्ग की बहुचर्चित कहानी हरिबिंदी पर कुछ संक्षिप्त सी बातचीत और उसका पाठ प्रस्तुत किया था। आज मैं आपके सामने इस कहानी का विश्लेषण लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए करते हैं इस कहानी का विश्लेषण। मृदुला गर्ग महज स्त्री जीवन की रचनाकार नहीं है, बल्कि उनका कैनवस काफी बड़ा है। उनकी चर्चा के बिना समकालीन हिंदी पर बातचीत पूरी नहीं हो सकती है। हरिबिंदी कहानी नारी जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप का चित्रण करने वाली कहानी है। इसके केंद्र में एक युवा स्त्री है। कहानी की शुरुआत तथा अंत एक पूरे दिन की घटनाओं पर आधारित है। अपने दाम्पत्य जीवन की घुटन से परेशान वह स्त्री, जिसका कहानी में कोई नाम नहीं है, अलबत्ता पति का नाम है राजन, एक दिन अपने पति के शहर से बाहर जाने पर घर पर अकेली है और खुद को आजाद महसूस करती है। इस अकेले होने को वह इस प्रकार लेती है कि वह उस दिन को अपने तरीके से पूरा जी भर जी ले। इस कहानी में सामान्य सी छोटी छोटी बातें हैं और कुछ हरकतें हैं जो इस कहानी को पढ़ते हुए ऊपर से बहुत सामान्य सी लगती हैं, लेकिन वास्तव में छोटी मोटी हरकतें ही इस कहानी के पाठक को गहरे संदर्भों और गहराइयों में उतार देती है। स्त्री का मनोविज्ञान यह मुखरित होने लगता है। अपने पति के दिल्ली जाने और खुद को अकेली और आजाद पाकर उसे बहुत सुकून हासिल होता है। वह अपनी दैनिक दिनचर्या से बाहर आना चाहती है, जैसे पूरा पलंग उसकी आजादी का प्रतीक बन जाता है। वह बहुत आश्वस्त महसूस करती है उस सुबह को जब उसका पति बाहर गया होता है। यह उसकी रोज की जिंदगी की ऊब और घुटन से आजादी का संकेत है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में स्त्री की दिनचर्या उसके हिसाब से शुरू नहीं होती, बल्कि परिवार के सदस्यों के हिसाब से तय होती है। हमारी धार्मिक पारंपरिक परंपराओं के अनुसार हम अपनी बेटियों को भी पराए घर के लिए ट्रेनिंग देते समय इस बात की ताकीद करते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि काम हो या ना हो, मन हो या ना हो, पति के अनुसार ही और उसकी सुविधा अनुसार ही सारे कार्य पूर्ण होने चाहिए। यही हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है। दूसरों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था से थोड़ी मुक्ति की सांस लेकर स्त्री बिस्तर पर पूरा लेट जाती है, तो यहाँ कहानी जीवन को पूरेपन के साथ पाने और समग्रता में जीने का संकेत देती है, जिससे वैवाहिक जीवन के तमाम दबावों के रहते स्त्री सदैव वंचित ही रहती है। इस कहानी में स्त्री कलाई पर घड़ी बांधकर सोना पसंद करती है, परंतु उसके पति राजन को घड़ी की टिक टिक से चिढ़ है। हमेशा उसे घड़ी उतारने को कहता है कि घड़ी की टिक टिक वास्तव में स्त्री की धड़कनों का स्पंदन है, जिसे इस पितृसत्तात्मक समाज ने कभी सुना ही नहीं और ना ही आज ही सुनना चाहता है। अगर स्त्री के स्पंदन को उसने कभी सुना भी तो अनसुना कर दिया। यह स्पंदन और कुछ नहीं, स्त्री जीवन की पीड़ा है और वह सच्चाई है जिसे अनसुना कर दिया जाता है। स्त्री के अस्तित्व को नकारने की परंपरा अब भी अनवरत चल रही है। कहानी आगे बढ़ती है। स्त्री उठने के पश्चात चाय बनाकर खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर की ओर देखती है तो उसे धुंध दिखाई देती है। नायिका को धुंध बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि धुंध में सब कुछ अदृश्य है और उसमें एहसास है कि इस धुंध के पार कुछ ऐसा है जो सुंदर है और मनमोहक है। वह कहती है कि मैं भी खूब हूँ, मुझे धुंध में खुलापन नजर आता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। यहाँ कहानी की स्त्री ये कहना चाहती है कि जीवन को अपने ढंग से जीने में जो सुख है, वह दूसरों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में जीने में नहीं है। धुंध के उस पार स्त्री यह अपने लिए कुछ खुद जीवन के लिए नियम निर्धारित करना चाहती है। वह कुछ नया नियम बनाना चाहती है। वो नियम कुछ नए होंगे, अलग हटकर होंगे और प्रकाश किसी का दिया हुआ नहीं होगा। उस प्रकाश में घुटन नहीं होगी। हमारे समाज में स्त्री जब से पैदा होती है तभी से उसके लिए उसके उठने बैठने बोलने चलने के नियम किसी और के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। स्त्री अपना पूरा जीवन एक जीवन यात्रा के पैकेज की तरह से जीवन जीती है।
उसका उसके जीवन में अपना कोई योगदान नहीं होता। स्त्री जब जीवन जीती है तो उसके भीतर की संवेदनशीलता धीरे धीरे शून्य होती चली जाती है। समाज की व्यवस्था में स्त्री को सुरक्षित कहा जाता है, परंतु स्त्री इन बंधनों और रूढ़ परंपराओं में लगातार घुटन का अनुभव करती रहती है। स्त्री यदि अपनी स्वतंत्रता में एक कदम भी अपनी मर्जी से उठाने की कोशिश करती है तो घर और आसपास के लोगों की आंखें बोलने लगती हैं। चाय पीकर नहाने गई स्त्री पहले सोचती है कि गर्म पानी से देर तक नहाएगी, परंतु अचानक ठंडे पानी की फुहार ऊपर छोड़ती हुई जल्दी जल्दी नहा लेती है। गर्म पानी और शरीर जहां कंडीशनिंग से जुड़ते हैं, वहीं शरीर के तापमान से भिन्न ठंडा पानी उस स्थिति को तोड़ता है। इस विपरीत तापमान में स्त्री अपने को मुक्त करने की झलक देती सी दिखाई पड़ती है। नहा धोकर स्त्री ताजगी महसूस करती है। उसके पश्चात स्त्री नीले रंग का चूड़ीदार पाजामा और कुर्ता पहनती है। जब बिंदी लगाने को होती है तो उसका हाथ नीली बिंदी की ओर जाता है, परंतु वह न जाने क्या सोचकर बड़ी सी हरी बिंदी अपने माथे पर सजा लेती है। वह सोचती है यदि उसका पति आज उसे नीले रंग पर हरी बिंदी लगाए देखेगा या देखता तो कहता कि नीले पर हरे का क्या तुक। इसी स्थिति में वह आज ये सोचती है कि आखिर तुक का क्या तुक। क्या हर चीज में तुक का होना जरूरी है? एक रंग और एक रास्ता में उदासीनता नहीं आती है क्या? कहानी इस बात से यह दर्शाना चाहती है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के जीवन के सारे नियम तय करता है पुरुष। स्त्री को अपना जीवन एक रीति और बंधी बंधाई परंपरा में जीना होता है। यही नहीं, साथ ही समाज यह भी तय कर देता है कि स्त्री के प्रति पुरुष का रवैया और सोचने का तरीका कैसा होगा और स्त्री का पुरुष के प्रति रवैया कैसा होना चाहिए। वे क्या पहनेगी, कैसे सजेगी, यह सब उसके पति की पसंद पर निर्भर होगा। स्त्री खुद को पति की नजर से संवारेगी और समाज के दायरे में रहेगी। उसके बनाए रंगों के साथ उसके जीवन में ये रंग कब तक रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, ये सब समाज तय करेगा। सौंदर्य शास्त्र के प्रतिमान स्त्री के अपने न होकर दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। इसी सांचे और ढांचे में स्त्री को ढाला जाता है। परिणाम यह होता है, इसी ढांचे में स्त्री की सारी संकल्पनाएं गुलाम हो जाती हैं। कहानी की स्त्री इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि तुक का क्या तुक। वह इस तुक से बाहर आना चाहती है, एक रास्ता और बंधनों वर्जनाओं को तोड़ना चाहती है। हरी बिंदी लगाने के पश्चात स्त्री कानों में पहनने के लिए चांदी की बाली लटका लेती है, जो उसने शादी के बाद पहननी छोड़ दी थी क्योंकि वह सोने की नहीं थी। इस बात से यह साबित होता है कि अमूमन हमारे समाज में विवाह के पश्चात स्त्री पति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की मजबूरी के अनुसार सोने के गहने पहनने के लिए मजबूर होती है। आभूषण के प्रदर्शन का स्त्री एक माध्यम होती है। स्त्री को अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करने चाहिए, ना कि हैसियत को प्रदर्शित करने के लिए। ये हमारा समाज कभी सोचता ही नहीं। यदि शादी के बाद स्त्री नकली आभूषण धारण करती है तो पति की हैसियत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इन सब बातों को और सोच को इस कहानी की स्त्री दरकिनार करती हुई, स्वयं को संवारती हुई, सजाती हुई, नीले रंग का कुर्ता पजामा पहनकर, बड़ी सी हरी बिंदी और कानों में चांदी की बाली पहनकर अपनी पसंद और स्वतंत्रता का इजहार करती हुई नजर आती है। स्त्री नकली बाली को पहनने की क्रिया में दूसरों की शान और शौकत के प्रदर्शन के उपकरण बनाए जाने की मानो खिलाफत करती हुई नजर आती है। यह श्रृंगार उसकी समाज की सौंदर्य की परिपाटी के विरुद्ध अस्वीकृति का संकेत है। घर से बाहर निकलकर स्त्री नौकर को कहती है कि जो अच्छा लगे बना लेना, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। नौकर को दी गई इस आजादी में उसे अपनी आजादी का प्रतिफल नजर आता है। जो खुद आजाद है वही दूसरों को आजाद कर सकता है, उसका आनंद वही समझ सकता है। उसका नौकर को कहा गया ये वाक्य जियो और जीने दो का प्रतीक बन जाता है। स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी स्थिति है यह जो स्त्री करती है।
कहानी में नौकर मुंडू उस पुरुष का प्रतीक है जो हर वह कार्य कर सकता है जिसे समाज में बुरा माना जाता है। सिगरेट पीना भी उसी श्रेणी में आता है, परंतु मुंडू सिगरेट पीता है और वह भी राजन अर्थात अपने मालिक की छुप करके पीता है। हमारे समाज में पुरुषों और स्त्रियों के नियमों की सूची अलग अलग बनाई जाती है। पुरुष सारे वर्जित काम यदि करता भी है तो उसे आसानी से माफ कर दिया जाता है, जबकि स्त्री के वर्जित नियमों के अनुशासन बहुत कड़े होते हैं। केवल सिगरेट पीना ही नहीं बल्कि घर गृहस्थी, नैतिकता, अनैतिकता से जुड़े तमाम नियम पुरुष के संदर्भ में इतने ही होते हैं कि वे हैं भी और नहीं भी, परंतु स्त्री के संदर्भ में कट्टरता के नियम होते हैं। यही हमारे समाज का दोगलापन है। कहानी में नायिका टैक्सी बुलाती है और बाद में सोचती है कि उसे कहाँ चलने के लिए कहूँ। यहाँ कहानीकार मृदुला गर्ग अपनी कहानी के खिलंदर शिल्प का परिचय देती है कि स्त्री की आजादी का हनन तो पुरुष सत्तात्मक ताकतें करती ही हैं, जो उसके लिए मंजिलें तय करके चलने को बाध्य करती हैं। पहले मंजिल तय कर दी जाती है और फिर चलने के लिए कहा जाता है। परंतु इस व्यवस्था की शिकार स्त्री भी अपनी आजादी की परिभाषा स्वयं गढ़ती है। रास्ते पूर्व निर्धारित करती है, मंजिलों की हद भी स्वयं तय करती है। इस कहानी की स्त्री स्वतंत्रता की परिभाषा को तोड़ती है। वह समाज के बनाए ढांचे को अस्वीकार करती है जिसमें सब कुछ पहले से तय कर दिया जाता है। साथ ही व्यवस्था के आधार पर निर्मित ढांचे को भी नकारती है। स्त्री टैक्सी में बैठकर सोचती है कि उसे जाना कहाँ है। यह उसके जीवन के पटल पर पहले उतरने का प्रतीक है और उतरने के बाद ये तय करना कि मेरी दिशा कौन सी है। सोचकर या बिना सोचे यहाँ जो स्त्री ने कदम उठाया वह उसका अपना है। टैक्सी में बैठकर अनायास उसे जहांगीर आर्ट गैलरी का स्थान ध्यान आता है। सूझता है अचानक उसको स्वतंत्रता का यह एहसास उसे कला प्रदर्शनी की ओर ले जाता है। चित्र प्रदर्शनी में युवती चित्र को देखती है तो उसे आनंद आता है क्योंकि उसका मन आज स्वच्छंद है। वह किसी भी चीज का आस्वादन करने में सफल है। वह किसी भी चीज को सौंदर्यपूर्ण तरीके से देखने के लिए आज मन बना करके स्वच्छंद रूप से वहां पर मौजूद है। सैद्धांतिक ज्ञान अथवा आस्वादन के लिए बनाया गया नियम इसमें बाधा नहीं बनता। चित्र देखकर स्त्री को लगता है कि चित्र की रेखाएं इधर उधर दौड़ती सी प्रतीत हो रही हैं, तो उसे लगता है कि ये रेखाएं बिल्कुल उसके कुर्ते की तरह है। यहाँ वह कला को जीवन से जोड़ती नजर आती है। कला जनसाधारण के आस्वादन पर उतरने लगती है। यहाँ चित्र और स्त्री का कुर्ता उपमान और उपमेय का संबंध बनाते हैं। कुर्ता रंग बिरंगी रेखाओं से परिपूर्ण है और ये रेखाएं जो चित्र में हैं जीवन की रेखाएं हैं। जिस प्रकार चित्र को बिना समझे हंस दिया जाता है, आनंद ले लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री जीवन को भी बिना उसकी अर्थवत्ता के, सार्थकता के समझे आस्वादित कर लिया जाता है। चित्र, युवती, आस्वादन, ये तीन प्रतीक हैं जो स्त्री, समाज और अप्रोच को संकेत करते हैं। स्त्री का जोर से हंसना भी विडंबना की इसी स्थिति को जाहिर करता है। स्त्री जब रेस्तरां को देखती है तब उसे जोरों की भूख का एहसास होता है। आमतौर पर स्त्री का जीवन रसोई से दूसरों की भूख शांत करने के लिए ही बीतता है। स्त्रियों को कभी भी अपनी अभिरुचि और भूख का सवाल कभी राहत रहता ही नहीं है। वह वही पकाती और खाती है जो दूसरों को पसंद होता है। हमारे घरों में वह खाना अधिकतर 99% कहा जाए तो पुरुषों की पसंद पर आधारित होता है या घर के मुखिया की पसंद पर आधारित होता है। खाने की पूरी तैयारी स्त्री को करनी होती है, परंतु उसमें उसका योगदान सिर्फ काम करने का ज्यादा होता है, पसंद का कम होता है। रेस्तरां में जाकर स्त्री एक बेमेल और खाद्य परंपरा के विरुद्ध जो हमारे समाज में नियम बनाए गए हैं कि क्या खाना चाहिए, खाने का मेल क्या होता है, ठंडे के साथ गर्म नहीं खाया जाता, खट्टे के साथ दूध नहीं खाया जाता, ये जो नियम बनाए गए हैं हमारे समाज की ओर से, तो वैसा खाना वो ऑर्डर करती है। एक प्लेट गर्मा गर्म टिकिया और एक आइसक्रीम। यहाँ भी कंट्रास्ट हमें नजर आता है।
हमारे समाज के खाने के नियम इस तरह के बनाए ही गए हैं। खाने वाला आदमी क्या खाना चाहता है इसका कोई अर्थ नहीं होता। यही रवैया आजादी का हनन करने वाली सभी रूढ़ियों के प्रति समाज के अधिकतर लोगों का होता है। स्त्री के ऑर्डर से बैरा चौंक कर प्रश्न करता है, एक साथ, अर्थात कि आइसक्रीम और टिकिया एक साथ। ये ध्यान देने वाली बात है कि बैरे के प्रश्न का प्रति प्रश्न पुरुष मानसिकता और रूढ़ि के खिलाफ उठने वाले सवाल के रूप में उभरता है। हाँ, कोई एतराज है? स्त्री कहती है। इसी अनुतान के माध्यम से यह सवाल तमाम रूढ़ियों पर चोट करता है। रेस्तरां से बाहर निकलकर स्त्री फिल्म देखना चाहती है जो उसके पति ने नहीं चुनी। आज वह फिल्म खुद चुनेगी, उसे कौन सी देखनी है, कब देखनी है। पति और समाज ही अक्सर तय करते हैं कि स्त्री क्या देखेगी, कब देखेगी, कैसे देखेगी। सिनेमा घर जाने की और फिल्म देखने की भी हमारे समाज में कुछ अलिखित सी शर्तें हैं। ये शर्तें भी स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग हैं। हंसी के दृश्य पर स्त्री का जोर से हंसना वर्जित है, परंतु सभी वर्जनाओं को तोड़ती हुई इस कहानी की स्त्री जोर जोर से ठहाके लगाती है। किसी मर्द के हाथ से हाथ टकरा जाने पर सॉरी कहना भी सभ्य व्यवहार के नाम पर एक यांत्रिक सी प्रक्रिया लगती है उसे। वह खोखले शिष्टाचार के तिलिस्म को तोड़ते हुए सॉरी कहने के बजाय हंस पड़ती है। पिक्चर देखने के बाद सिनेमा हॉल में मिले पुरुष के साथ वह कॉफी पीती है और कॉफी के पैसे स्वयं देती है। अमूमन हमारे समाज में, जैसे कि आप और हम जानते हैं, कि जब कभी खाने के लिए कोई पुरुष किसी स्त्री को लेकर जाता है तो हमेशा अपनी शान समझता है कि उस खाने का जो पैसा है वो खुद दे। और स्त्री हमेशा इसी तरह से जीवन जीती रही है। यहाँ पर एकदम उलट, वह पैसे खुद देती है। वह इस बात से तसल्ली हासिल करती है कि पुरुष होने के नाते उसके साथी ने पैसे देने की जिद नहीं की। बादलों से घिरे आकाश में वे दोनों समुद्र को वो साथ बैठकर इत्मीनान से देखते हैं। पुरुष प्रश्न करता है, आप क्या सोच रही हैं? तो स्त्री उत्तर देती है, मैं सोच रही थी यदि समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। स्त्री का यह वाक्य स्वतंत्रता को परिभाषित करता हुआ हर व्यक्ति में उसको पा लेने की क्षमता की हद को दर्शाता है। स्त्री स्वयं मापती है और जांचती है कि अपनी व्यवस्था अपने आप कर पाने में वह कितनी सफल या समर्थ हो सकेगी। या यूं कहें कि एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता स्त्री ने किस हद तक हासिल कर ली है। लेकिन पुरुष का यह सोचना कि टैक्सी का भाड़ा कितना लगेगा उसे पूंजी और खर्च से जोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। स्त्री को तसल्ली होती है और खुशी होती है कि पहली बार ऐसे पुरुष से मिलकर जो यह नहीं जानना चाहता कि उसके पति हैं या नहीं, और हैं तो क्या काम करते हैं। यहाँ पुरुष उसे महज एक संपत्ति के रूप में या वस्तु के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि स्त्री को वह एक व्यक्ति के रूप में देख रहा है। स्त्री होने के नाते वह उसे दोयम दर्जे का या सेकेंडरी नहीं मानता। आधे आधे पैसे भाड़े के देकर टैक्सी लेने की बात तय हो जाती है, लेकिन जब टैक्सी के भाड़े के पैसे स्त्री निकालती है तो वह पुरुष मना कर देता है। इस बात से स्त्री बहुत असहज महसूस करती है, पर पुरुष स्त्री के इस क्यों का उत्तर देते हुए कहता है कि आज का दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा है। मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा। तो ये यहाँ पे कहानी खत्म होती है। इस कहानी को पढ़कर अनायास ही लग जाता है कि पुरुष के साथ बिताए पूरे समय में स्त्री इसीलिए आश्वस्त होती है कि उस पुरुष ने युवती को मित्र या परिचित के रूप में लेते हुए एक व्यक्ति का दर्जा दिया, न कि उसे एक औरत मात्र के रूप में लैंगिक आधार पर देखा। स्त्री इसे समानता का प्रतीक मानती है, परंतु इस पुरुष का ध्यान भी उसके खुले स्वतंत्र विचारों और व्यक्तित्व पर ना जाकर के, बल्कि उसके शरीर की सजावट के लिए लगाई गई हरी बिंदी पर जाता है। वह पुरुष स्वयं को इसलिए धन्य मानता है कि उसने एक ऐसी स्त्री को देखा जो दूसरों से अलग थी। न जाने स्त्री की अस्मिता की यह यात्रा कब समाप्त होगी। आधुनिक युग का स्त्री विमर्श भी इसी खोज में प्रयासरत है। कब बनेगी हमारे समाज की वह औरत जो पूर्ण स्वतंत्र होगी, जो होगी केवल अपनी पहचान से लकदक,
वर्जनाहीन, जिसका होगा अपना आकाश और अपने रास्ते और अपनी बनाई मंजिल। ये आशा ही है और ये आशा एक दिन ज़रूर वास्तविकता में बदलेगी, ये मेरा विश्वास है। स्त्री विमर्श इसमें प्रयासरत है। स्त्री विमर्श की सारी रचनाएँ, सारा लेखन इसी ओर जा रहा है और स्त्री की पीड़ा को मुखरित कर रहा है, उसके जीवन के हर एक पक्ष को उद्घाटित कर रहा है। तो ये आशा का संकेत है, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, स्त्री अपनी उस मंजिल को प्राप्त कर ही लेगी। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा विश्लेषण। यदि आप मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।